अच्छा जब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ टाइफॉइड यानी इंटेरिक फीवर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जो आपने अच्छी तरह से याद रखना है। एक्चुअली ना टाइफॉइड फीवर एक सीरियस सिस्टेमिक इलनेस होती है। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी जो है ना, सैल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी, उस बैक्टीरियम की वजह से ये इलनेस होती है। हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। इसकी जो भी है प्रेजेंटेशन वो सारी हम देखेंगे। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्टेप वाइज जो है वो फीवर होता है, वो सारा मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, जो इसमें इसकी डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अच्छा, टाइफॉइड का इन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 7-year-old गर्ल हु रिसेंटली ट्रेवल टू विलेज विथ हर फैमिली प्रेजेंट्स विद अ 4-day हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूस फीवर, डायरिया एंड टिनेस्मस एंड टॉक्सिक लुक। ठीक है, देर आर पाल्पेबल स्मॉल 2 to 4 millimeter erythematous rash on the trunk only. ठीक है, palpable small 2 to 4 millimeter and erythematous rash on trunk only. Liver and spleen are enlarged. Stool examination reveals blood and leukocytes. ठीक है, तो ये टिपिकल इन्होंने टाइफॉइड का केस प्रेजेंट किया है। अब देखते हैं कि ये कैसे है टाइफॉइड। देखिए, टाइफॉइड जो है वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन का। ठीक है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें पता नहीं होता क्यों बुखार हो रहा है, उसकी एक मोस्ट कॉमन वजह होता है ये टाइफॉइड फीवर। अब इसकी जो है सबसे पहले देख लेना है एटियोलॉजी। देखिए, टाइफॉइड ना एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम की वजह से होता है। मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी। ठीक है, एस टाइफी इसको कहा जाता है, या साल्मोनेला टाइफी। अब इसमें एक सिमिलर दो ऑफन माइल्ड इलनेस भी होती है, जिसको हम कहते हैं पैराटाइफॉइड फीवर। वो एक्चुअली कॉज होता है बाय साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से। ठीक है, अब दोनों को कलेक्टिवली हम इंटेरिक फीवर कहते हैं। ठीक है, पैराटाइफॉइड इज कॉल्ड साल्मोनेला पैराटाइफी, एस पैराटाइफॉइड बी एंड एस एंड पैराटाइफॉइड सी। तो कलेक्टिवली हम इनको टाइफॉइड फीवर कहते हैं। अब कैसे होती है इसकी ट्रांसमिशन, पहले इंसिडेंट्स देखें। टाइफॉइड ना मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है आजकल लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, पार्टिकुलरली जो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका वगैरह में, तो वहाँ पे ये एक जो है सीरियस कंसर्न है। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में मोस्ट केसेस ना ट्रैवल रिलेटेड है। जिस तरह यहाँ सिनेरियो में भी इसने बताया कि बच्ची ने ट्रैवल की है रिसेंटली विलेज की तरफ, तो बच्चे स्पेशली जो 5 से 15 साल की उम्र के ना, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा इन्फेंट और टोडलर्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इन्फेंट्स और जो टोडलर्स हैं वो सटल या सिवियर सिम्टम्स के साथ अफेक्ट हो सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम कह सकते हैं कि 1 लाख में से 500 लोग अफेक्ट होते हैं, यानी इसका 0.5% इंसिडेंस है। अच्छा, अब इसकी जो है पैथोजेनेसिस से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी ट्रांसमिशन समझाती हूँ कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। देखिए, प्राइमरी इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपने याद रखना है कि ये जो है फीकल ओरल रूट के थ्रू होगा, यानी फूड या वाटर ऐसा बच्चे ने पिया है या खाया है जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन की ही फीसिस के साथ वो कंटेमिनेटेड था। ठीक है, तो दोनों जो सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स भी हैं, एसिम्टोमेटिक वो कैरियर्स भी ऐसे ही अफेक्ट होता है। पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, यही मेन वजूहत हैं कि बच्चे क्यों इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं, टाइफॉइड से। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में भी इसने यही समझाया है कि एडल्ट और बच्चे सारी एजेस के, दोनों सेक्सेस के इक्वली ही ससेप्टेबल हैं इस इन्फेक्शन को। बहुत सी केसेस जो है ना स्कूल एज के बच्चों में होते हैं, यंग एडल्ट्स में। तो साल्मोनेला टाइफी ड्राइंग से और कूलिंग से भी रेजिस्टेंट है। जिस तरह हमने अमीबा वगैरह में देखा कि वो क्लोरीनेशन को रेजिस्टेंट था, तो टाइफी जो है ना उसको ड्राइंग से भी रेजिस्टेंट है, नहीं मरेगा, कूलिंग से भी। तो इसीलिए बैक्टीरिया ना काफ़ी टाइम तक ड्राइड सिवेज में भी सर्वाइव कर रहा होता है। बेशक वो सिवेज का गंदा पानी सूख भी जाए, बैक्टीरिया वहाँ पे रहेगा, ड्राइड सिवेज में, वाटर में, फूड, आइस। ठीक है, आइस में भी इसीलिए सर्वाइव करता है। तो वैसे ये सिर्फ ओनली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है ये साल्मोनेला टाइफी। इसके आउटब्रेक कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड अंडे इंजेस्ट करने की वजह से होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ डोमेस्टिकली एक्वायर्ड टाइफॉइड इज़ यूजुअली अ पर्सन हु इज़ अ क्रोनिक कैरियर ऑफ साल्मोनेला टाइफी। ऐसा शख्स जो कि क्रोनिक कैरियर है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो डोमेस्टिकली एक्वायर्ड टाइफॉइड ऐसे होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी 7 से 14 दिन तक है। ठीक है, एंटेरिक फीवर का एक ही बात है, टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर कहते हैं। 3 से 30 दिन के बाद, यानी बैक्टीरिया गया बॉडी में, इंजेस्ट हुआ, खा लिया पेशेंट पर्सन ने,
तो उसके 7 से 14 दिनों तक, या आप रेंज याद रख लें 3 से 30 दिन के बाद जो है उसको सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ इंजेस्टेड इनोक्यूलम, कितने बैक्टीरिया उसने खाए, और इम्यून स्टेटस कितना है होस्ट का, तो उस हिसाब से उतना उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, लेकिन एवरेज 30 डेज़ तक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ना थोड़ी सी मैं आपको पैथोजेनेसिस समझाऊँ कि किस तरह से पर्सन को ये टाइफॉइड एंटेरिक फीवर होता है। देखिए, सबसे पहले तो उसने बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, साल्मोनेला टाइफी इंजेस्ट हो गया। उसके बाद जो है ना, पार्ट ऑफ इनोक्यूलम जो कि हमारे स्टमक की एसिडिटी को सर्वाइव कर जाता है, वो आगे जाएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वहाँ इंटेस्टाइन में ना बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा म्यूकोजा को, और मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स ऑफ इलियल पेयर पैचेस के अंदर एंटर कर जाएगा, और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में भी एंटर करेगा। ठीक है, यानी बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू खाया, उसने जाके एसिडिक एनवायरनमेंट को भी ये रेजिस्टेंट है, तो आगे चला गया इंटेस्टाइन में। मैक्रोफेज की इन्फिल्ट्रेशन, अब वहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है ना, उसको फैगोसाइट्स हमारे खा लेंगे, प्राइमरीली हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, तो उसको किल करने के बजाय बैक्टीरिया उन्हीं मैक्रोफेजेस में सर्वाइव करता है। ठीक है, अब इन्फेक्टेड मैक्रोफेज हमें पता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और इनिशियल बैक्टीरिया कॉज करवाएंगे। ठीक है, यानी बैक्टीरिया जो है वो अब ब्लड में आ गया। अब बैक्टीरिया जब फिल्टर होता है आउट ऑफ द ब्लड, और उसको जब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ले लेगा, हमारे लिवर, स्प्लीन, बोन मेरो, तो वहाँ भी ये बैक्टीरिया अब वहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यानी अब इसने रेटिकुलो एंडोथेलियल कॉलोनाइजेशन कर दी। ठीक है, तो ये वो स्टेज होता है जहाँ पे हाई सस्टेन्ड फीवर डेवलप करता है। ठीक है, जहाँ पे जब इसने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाके वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में गया फैगोसाइट्स के पास, वहाँ से मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में, व्याध इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ऑर्गेनिज्म मोनोसाइट्स की मदद से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि लिवर, स्प्लीन और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में चला गया और बोन मेरो में, और वहाँ भी जाके प्रोलिफरेट कर रहा है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के एंड में अब ये आ जाएगा। अब इंक्यूबेशन कितना था, 30 डेज़ तकरीबन, तो ये सब उन 30 डेज में हो रहा है। अब इंक्यूबेशन पीरियड के एंड में ये ब्लड स्ट्रीम में आएगा, बैक्टीरिया करवाएगा, और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो कि एंटेरिक फीवर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी पैथोजेनेसिस है। यहाँ तक समझ में आया कि मतलब रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में गया ना, लिवर, स्प्लीन और बोन मेरो वगैरह में, वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ यही वो स्टेज है जब हाई सस्टेन फीवर होगा। अब ना सेकेंडरी बैक्टीरिया होती है एक्चुअली, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद बैक्टीरिया दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आएगा लार्ज नंबर्स में, और सेकेंडरी बैक्टीरिया करवाएगा, जिससे फिर सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे डिजीज़ के। ठीक है, तो पहले बैक्टीरिया कब हुई थी, जब मैंने बताया ना इंटेस्टाइन में गया, मैक्रोफेजेस ने उनको खाया। अब मैक्रोफेजेस से वो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में गया, तो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में भी गया ना, तो वहाँ पे इनिशियल बैक्टीरिया हुई थी। फिर वहाँ से फिर वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, रेटिकुलो से फिर अब दोबारा ये ना ब्लड में आएंगे, तो ये है सेकेंडरी बैक्टीरिया। ठीक है, और फिर जो है बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स को दोबारा री इन्फेक्ट करेगा, पार्टिकुलरली जो पेयर पैचेस हैं उनको। ठीक है, इलियम में जो लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं उनको दोबारा से इन्फेक्ट करेगा, तो उससे अल्सरेशंस हो जाएंगी, जो कि ब्लीड भी कर सकती हैं, और सीवियर केसेस में ये अल्सरेशन परफोरेट भी कर सकती हैं। तो यानी इसने इंटेस्टाइनल री इन्वेजन करवाई। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया ना गाल ब्लेडर को भी कॉलोनाइज कर सकता है, और गाल ब्लेडर इसका रेजरवॉयर की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं जिनको ये टाइफॉइड होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाते हैं, और फीसिस में अब ये इस बैक्टीरिया को महीनों से सालों तक वो शेड कर रहे होंगे, और साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन को परपिचुएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाल ब्लेडर मतलब उनका एक रेजरवॉयर है, उसमें पड़े हुए होते हैं बैक्टीरियाज, और ये सालों तक जो है फिर शेड कर रहा होता है पर्सन्स को, बैक्टीरिया को, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आ जाए इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है टाइफॉइड फीवर की चिल्ड्रन में, वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, और उसमें फेब्राइल इलनेस, इवॉल्विंग फेब्राइल इलनेस होगी। अब इसमें ना एक्चुअली एक ख़ास प्रेजेंटेशन होती है फीवर की। फर्स्ट वीक जो होगा, वीक 1, उसमें एक्चुअली जो है स्टेप लेडर फीवर होता है। स्टेप लेडर उसको कहते हैं। फीवर स्टेप लेडर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फीवर स्टार्ट तो लो होगा, फिर वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होगा, हर दिन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाएगा। ऑफन
लेट आफ्टरनून में या शाम के टाइम पे, इवनिंग पे ये पीक करता है, ठीक है। और बाकी सिम्टम्स इसमें नॉन स्पेसिफिक होंगे, सिर्फ सर में दर्द होगा, मलेज, कफ होगी, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। तो पहले हफ्ते में ये सिम्टम्स हो रहे हैं, लो सा फीवर था, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है हर दिन, और लेट आफ्टरनून या इवनिंग पे ज़्यादा पीक में जा रहा है, बाकी माइल्ड से सिम्टम है, हेड एक, कफ, एब्डोमिनल पेन, मलेज। तो ये वीक 1 हो गया। दूसरा फिर आता है वीक 2। अब वीक 2 जब चलेगा, 2 हफ्ते गुजर गए इन्फेक्शन को, तो फीवर जो है हाई और सस्टेन रहेगा, ठीक है। हाई है, सस्टेन, इसको कहते हैं हाई प्लेट्यू फेज़ आ गया। हाई सस्टेन फीवर है, तकरीबन याद रखें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना होगा। अब इसमें बच्चा ना लेथार्जिक सा हो जाता है, वीक होगा, एपैथिक, ठीक है, एपैथेटिक। बाकी साइंस इसमें है कि बच्चे को इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है? हाई फीवर के बावजूद बच्चे का हार्ट रेट स्लो होगा, उसको कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। स्प्लीनोमेगैली भी इसी प्लेट्यू में मिल रही है, स्प्लीन इनलार्ज मिलेगी। और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक इसमें रोज़ स्पॉट रैश मिलती है, जो मैंने आपको सिनेरियो में भी दिखाया, केस में बच्ची को रोज़ स्पॉट रैश है, जो कि इस वीक 2 में हमें मिलती है। बाकी साइंस इसमें है कि जो है ट्रंक पे मतलब ये रोज़ स्पॉट रैश बनती है, जो कि फेंट होती है और देखना मुश्किल होती है वैसे। थर्ड वीक आता है जो डिक्लाइन और कॉम्प्लिकेशंस का है। इसमें क्या होता है, अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, ट्रीट ना किया बच्चे को, तो उसका फीवर स्लोली डिक्लाइन तो होगा, लेकिन हाउएवर ये आल्सो पीरियड है जब मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन मोस्ट लाइकली होती है इस थर्ड वीक में, ठीक है। डिक्लाइन हुआ है फीवर बेशक, लेकिन कॉम्प्लिकेशन। तो ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या बताया, इन्फेंट्स जो हैं उनमें टाइफॉइड फीवर की वजह से माइल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस या सीवियर सेप्सिस हो सकती है, ठीक है, ये करवा सकता है, माइल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी करवा सकता है। ऑन द अदर हैंड सीवियर किस्म की सेप्सिस भी हो सकती है। तो वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये चीज़ें इसमें कॉमन है। अब फीवर मैंने बताया ना, कंटिन्यूस हाई ग्रेड का फीवर होगा, इवन बुखार वाले झटके जिसको कहते हैं फेब्राइल फिट्स भी करवा सकता है बच्चे को। एनोरेक्सिया, वेट लॉस, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी हमें मिलेगी। ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हेडेक ना इसमें कॉमन है। ओल्डर जो बच्चा होगा उसको हाई ग्रेड का कंटिन्यूस फीवर होगा, कंटिन्यूस हाई ग्रेड। हेडेक इसमें कॉमन है, मलेज, एनोरेक्सिया, लेथार्जी, मसल पेन, माइल्जिया, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस। अब इसमें बच्चे की जो लुक होगी ना, एक्सट्रीमली टॉक्सिक लुक होगी, जिसमें लॉन्ग ड्रॉन फेस होगा, फर्ड टंग यानी सेंट्रली ज़बान जो है वो फर्ड होगी, बच्चा पेल होगा दिखने में, उसका वज़न भी लॉस्ट होगा, उसको कफ भी होगी स्कैटर्ड ब्रोंकाई के साथ, ठीक है। कफ जो थी हो रही थी वो स्कैटर्ड ब्रोंकाई या क्रेपिटेशन के साथ, तो ऐसे लग रहा होगा कि शायद बच्चे को नमूनिया है, ठीक है, क्रेपिटेशन और ब्रोंकाई वाली कफ। रेयरली जॉन्डिस भी हो सकती है सेप्टिसीमिया की वजह से इन्वॉल्विंग द लिवर। अब जो पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप है ना हाई टेम्परेचर और लो पल्स रेट का, ये बच्चों में नहीं देखा गया। जो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मैंने बताया वैसे मिलता तो है, लेकिन इसने बोला है कि हाई टेम्परेचर और लो पल्स रेट इतना बच्चों में नहीं देखा गया। दूसरी रैश मैंने आपको बताई, मैक्यूलोपेपुलर 1 to 5 मिलीमीटर वाली रैश होती है, रोज़ स्पॉट, ठीक है। यहाँ भी फिगर में देखें तो ये है वो रोज़ स्पॉट रैश जो कि बच्चे पे बनती है स्किन पे, मैक्यूलोपेपुलर सी होती है, 1 to 5 मिलीमीटर जैसी है, रोज़ स्पॉट इसको कहते हैं। ये कॉमन है, यानी 25% पेशेंट्स में ये रैश होती है अपर एब्डोमेन पे और लोअर चेस्ट पे, ठीक है, इसको कहते हैं रोज़ स्पॉट्स। इसके अलावा इनमें हमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग मिलती है वो बच्चों में सॉफ्ट स्प्लीन होगी, जो कि उनके सेकेंड वीक में ही हमें पाल्पेबल मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, सेकेंड वीक। देयर इज़ यूजुअली एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी माइल्ड डिस्टेंशन के साथ, अनलेस सम कॉम्प्लिकेशन अकर, ठीक है। तो ये हो गई। इसके अलावा डेलीरियस मोटरिंग विद स्टूपर, क्लिनिकल कोर्स यूजुअली लास्ट 4 to 4 weeks विद ग्रेजुअल रिकवरी, ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी हुई। अब 7 से 10% केसेस में रिलैप्स भी हो सकते हैं, डिजीज़ चली जाएगी, दोबारा होगी। वो पर्सन जो कि ऑर्गेनिज्म को लॉन्गर देन 1 year एक्सक्रीट करता रहेगा, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक कैरियर,
ठीक है, शेडिंग हो रही है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो है क्रोनिक कैरियर। गाल ब्लेडर डिजीज़ जो है ना, वो पर्सन को क्रोनिक कैरियर स्टेज की तरफ प्री डिस्पोज करती है, जिसके गाल ब्लेडर में ये होगा। 10% जो पेशेंट्स हैं जिनको साल्मोनेला बैक्टीरियमिया हो गई है, तो उनको फोकल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, यानी उनको फिर कहीं पे बोन्स में ओस्टियोमाइलाइटिस, क्योंकि ब्लड में गया था ना, बैक्टीरियमिया हुई थी पैथोजेनेसिस में, तो ओस्टियोमाइलाइटिस या मेनिंजाइटिस, नमूनिया, पाइलोनेफ्राइटिस, एंडोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस। तो ये याद रखें कि 10% में हमें इस तरह के फोकल इन्फेक्शंस भी मिल सकते हैं। तो ये इसकी मेनली क्लिनिकल फाइंडिंग है। आप वो वाली भी याद रख लें जो 3 वीक वाली मैंने आपको समझाई, कि पहले हफ्ते में तो स्टेप लेडर फीवर होता है जो ग्रेजुअली फिर पीक करेगा, और बाकी हेडेक, मलेज, कफ, एब्डोमिनल पेन। दूसरे हफ्ते पे हाई प्लेट्यू 104 बुखार, हाई फीवर होगा, सस्टेन, लेथार्जिक होगा, रोज स्पॉट भी इसी में अपीयर हो रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, और फिर लास्ट में डिक्लाइन आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन वगैरह होगी 3rd वीक में। ठीक है, अब ये हो गई इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग। कैसे हम डायग्नोज करते हैं कि बच्चे को टाइफॉइड है? डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो लैब कंफर्मेशन से ही होगी, क्लिनिकल साइंस इसके काफ़ी नहीं होते। इसमें जो है सबसे पहले तो ब्लड कल्चर याद रखिए, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस का, स्पेशली ड्यूरिंग जो 1st वीक चल रहा होता है, स्पेशली उसके दौरान जब बैक्टीरियमिया होती है, तब यही है ब्लड कल्चर, यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके अलावा बोन मैरो कल्चर भी किया जाता है, मोस्ट सेंसिटिव जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और ये पॉजिटिव रह सकता है इवन जब एंटीबायोटिक स्टार्ट भी कर लिए जाएँ, तो वो होता है बोन मैरो का कल्चर। ठीक है, जब बैक्टीरियमिया होगी, जब एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर लिए जाए, तो ये डिफ़िकल्ट या क्रोनिक केसेस में पार्टिकुलरली ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बोन मैरो का भी कल्चर किया जाता है। टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए स्टूल कल्चर भी किया जाता है, जो कि अर्ली स्टेज पे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन 2nd या 3rd वीक में जो है ना, स्टूल कल्चर पॉजिटिव मिलता है हमें। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विडाल टेस्ट। अब ये विडाल टेस्ट क्या है? इसमें हम एंटीबॉडीज़ देख रहे होते हैं साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, लेकिन हाउएवर ये अनरिलायबल है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी भी कम है, स्पेसिफिसिटी भी लो है, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें एंडेमिक एरियाज़ में मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसको कॉशन के साथ यूज़ किया जाता है एंड इंटरप्रेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर क्लिनिकल फाइंडिंग। बाकी जो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हैं, रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वही बात, उनकी भी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो बेस्ट यही है कि हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, कल्चर ही करेंगे जिसमें ब्लड कल्चर ज़्यादा अच्छा है, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, और पॉजिटिव होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक ऑफ द इलनेस इन 40 to 60%। बाकी बोन मैरो कल्चर भी है और यूरिन एंड स्टूल कल्चर। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी देखें, विडाल टेस्ट। मैनेजमेंट कैसे करें? अगर जो है वो मैनेजमेंट से पहले इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि पीसीआर जो है साल्मोनेला टाइफी जीन्स के लिए पीसीआर ब्लड का किया जाता है, तो उसमें भी कुछ ही घंटों में रिजल्ट मिल जाता है, और ये भी ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है बनस्पत ब्लड कल्चर के। ठीक है, सपोर्टिव टेस्ट में बाकी बच्चे में जो है सीबीसी करवाई जाएगी। ल्यूकोपीनिया हमें मिल सकता है इन स्पाइट ऑफ द हाई ग्रेड फीवर, इतना फीवर है फिर भी ल्यूकोपीनिया मिलेगा, यह याद रखिएगा। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स कम हो गए, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह। सीबीसी में इसके अलावा वाइड रेंज मिल सकती है इन द काउंट, यानी यंगर बच्चों में ल्यूकोसाइटोसिस कॉमन है, और वो 20,000 से 25,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर तक, इतने ज़्यादा भी हो सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स बढ़ भी सकते हैं यंगर बच्चों में। ठीक है, टाइफॉइड में। अच्छा, अनीमिया की बात करें तो सीबीसी में नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक अनीमिया मिल सकती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बोन मैरो की सप्रेशन हुई है, या इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस हो रहा है टाइफॉइड में, अल्सरेशन हो रही थी ना, तो उस वजह से जो है ये अनीमिया भी मिल सकती है। तो सीबीसी याद रखिएगा, ये भी करवाई जाएगी सपोर्टिव टेस्ट में। दूसरा, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिल सकता है सीबीसी में, प्लेटलेट काउंट लो होगा। एलएफटीज, अब लिवर फंक्शन टेस्ट भी डी रेंज हो सकते हैं अगर उसकी लिवर की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये ड्यू टू द टाइफॉइड। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल है जिसमें टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं टाइफॉइड फीवर के, जो मैंने आपको 3 वीक्स समझाए, इन्होंने 4th भी ऐड कर दिया है। पहला हफ्ता जब चल रहा है तो उस टाइम पे पर्सन को जो है फीवर होगा चिल्स के साथ, ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ हो रहा है और परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, हर वक्त है, कंटिन्यूस फीवर है। तो 95% में इस तरह की हमें पिक्चर मिलती है। साथ में मैंने बताया हेडेक, कफ और एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी। इन सब की वजह क्या है? जब भी ब्लड में बैक्टीरिया आते हैं ना, तो ये सिम्टम्स होते हैं, फीवर विद द चिल्स और हेडेक वगैरह, ये चीज़ें होती हैं।
तो ये बैक्टीरियमिया की वजह से हो रहा है। सेकेंड वीक जब चलेगा, सेकेंड वीक में मैंने आपको बताया जो रोज़ स्पॉट रैश है वो अपीयर होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, बच्चे को डायरिया भी होंगे या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मेंटल स्टेट मैंने बताया अफेक्ट होगी, इसमें डेलीरियम, प्रोस्ट्रेशन जो है ना बिल्कुल सजदे की तरह जो है वो जिस तरह सजदे वाली पोजीशन होती है उस तरह से होगा वो, एक्चुअली एब्डोमिनल पेन की वजह से इस पोजीशन में, ठीक है। प्रोस्ट्रेशन, रोज़ स्पॉट अपीयर होंगे, स्प्लेनोमेगेली। एक्चुअली इसमें जो प्रोस्ट्रेशन जो हो रही है वो एक्सट्रीम वीकनेस की वजह से और एग्जॉशन की वजह से ना बच्चा फिजिकली और मेंटली ड्रेन हो गया है। तो सिवियर टाइफॉइड का आपने याद रखना है, हॉलमार्क होता है प्रोस्ट्रेशन एडवांस डिजीज़ में, ठीक है। तो बिल्कुल वो फटीग हो गया इतना ज़्यादा कि ये इसकी पोजीशन है। और इसके अलावा रोज़ स्पॉट, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, ये सारी चीज़ें हमें जो है सेकेंड वीक में मिलती हैं। इसके अलावा ये इसकी जो वजह है इन सारे सेकेंड वीक में साइन सेकेंड वीक में हो ये रहा है कि मोनोन्यूक्लियर सेल वास्कुलाइटिस ऑफ द स्किन, हाइपरप्लेजिया ऑफ द इलियल पेयर पैचेस, टाइफॉइड नोड्यूल्स भी होंगी, फोकल कलेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इन द लिवर एंड स्प्लीन, तो उसी की वजह से इनलार्ज भी हुई है। थर्ड वीक जो चल रहा है उसमें मैंने बताया कि फीवर तो नीचे आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेशंस जैसे इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड परफोरेशन एंड शॉक डेवलप कर सकते हैं, मिलेना, इलियस, रिजिड एब्डोमेन एंड कोमा। यहाँ पे थर्ड वीक की इन कॉम्प्लिकेशंस के पीछे पैथोलॉजी ये है कि पेयर अल्सरेशंस हो गई हैं पेयर पेचेस के ऊपर एंड परफोरेशन विथ पेरिटोनाइटिस, तो उसमें ये सिम्टम्स होंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वीक एंड लेटर वो भी इसने आगे बताया है कि आगे जाके ना क्योंकि कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक फीकल कैरियज हो गई है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को फीसिस में शेड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना सिम्टम्स की अब रीस्टोरेशन होगी, रिलैप्स भी हो सकता है, वेट लॉस होगा और अक्यूट डिजीज़ रीअपीयर हो सकती है, इवन कैकेक्सिया भी हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ वीक और बाद में जो है ये सिम्टम्स होंगे। तो ये सारी होगी इसकी टिपिकल साइंस एंड सिम्टम ऑफ टाइफॉइड फीवर। अब आ जाए कि टाइफॉइड में पर्सन को कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। अच्छा, वैसे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रोग्नोसिस जो है वैसे तो टाइफॉइड की बहुत एक्सीलेंट है अर्ली और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन हाउएवर अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या इम्प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये डिजीज़ सिवियर कॉम्प्लिकेशन करवाएगी, पुअर प्रोग्नोसिस जिसमें 10 to 20% मॉर्टेलिटी है, हाई है। तो कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखना है, जीआई कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले जो मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, उसमें बच्चे को इंटेस्टाइनल हेमरेज और परफोरेशन हो सकती है जो कि फैटल है इवन सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ भी। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन यूजुअली डिस्टल इलियम में होती है, ये इसमें बहुत ज़्यादा उसको एब्डोमिनल पेन होगा, पता कैसे लगे परफोरेशन हो गई, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होगा, टेंडरनेस और वॉमिटिंग और पेरिटोनाइटिस के साइंस भी मिल सकते हैं, बावल साउंड्स बिल्कुल डिमिनिश हो जाएंगे और एब्डोमिनल रेडियोग्राफ जब करवाएंगे तो उसमें हमें फ्री एयर मिलेगी, तो वो परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो परफोरेशन मोस्ट ऑफन अनएक्सपेक्टेडली होती है ट्रीटमेंट के कुछ दिनों के बाद, और जब व्हेन पेशेंट हैज़ स्टार्टेड टू इम्प्रूव तो तब जो है ये हो सकती है कॉम्प्लिकेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन है ये 0.5 से 3% इसका इंसिडेंस। अगली कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई कि इंटेस्टाइनल हेमरेज भी हो सकती है, तो 1 to 10% जो है ये हेमरेज होती है, ये तब सस्पेक्ट की जाती है जब बच्चे का जो टेम्परेचर है और उसका ब्लड प्रेशर गिर गया है, ड्रॉप हो गया है, ऑब्वियसली वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा रहा है और लेकिन पल्स रेट उसका इंक्रीज़ हो गया, तो ये सारे हाइपोवॉलेमिक शॉक वाले जो फीचर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, तो इंटेस्टाइनल हेमरेज में ये सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। पल्स गिर जाएगी, बीपी गिर जाएगा और हाई हो जाएगी, बीपी ड्रॉप होगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। अगली कॉम्प्लिकेशन इसमें होती है टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी, यानी इनमें बच्चे का जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, अक्यूट सेरेब्रल अटेक्सिया, कोरिया, ठीक है, रिथिंग मूवमेंट्स होती हैं, साइकोसिस, एफेजिया, डेफनेस, पेरिफेरल या ऑप्टिक न्यूराइटिस और ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये सारी जो है ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है सीएनएस रिलेटेड, ठीक है, टाइफॉइड की। इसके अलावा टाइफॉइड अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन करवा सकता है, इवन लिवर की भी हेपेटाइटिस करवा सकता है। नमूनिया ड्यू टू सुपर इन्फेक्शन विद द ऑर्गेनिज्म अदर देन साल्मोनेला इज़ कॉमन, यानी साल्मोनेला ने टाइफॉइड करवाया उसके बाद कोई और सुपर इन्फेक्शन, उसी के ऊपर दूसरा इन्फेक्शन होकर बच्चे को नमूनिया भी हो सकता है, टाइफॉइड की कॉम्प्लिकेशन है। ये मैंने आपको बताया ना, फोकल इन्फेक्शंस इसमें हो सकते हैं, नमूनिया, पाइलोनेफ्राइटिस, मेनिंजाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस,
सेप्टिक आर्थराइटिस, स्पेशली जिनको हीमोग्लोबिनोपैथीज हो उन बच्चों को सेप्टिक आर्थराइटिस, सेप्सिस, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस जिसमें एरिथमिया, साइनोएट्रियल ब्लॉक, ST या T चेंजेस ऑन द EEG एंड कार्डियोजेनिक शॉक, फैटल बोन मैरो सप्रेशन। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन अकर आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ डिजीज़। ठीक हो गया। तो ये जो है इसमें सारी कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादातर याद रखें कॉम्प्लिकेशन जो सेकेंड वीक चल रहा होता है डिजीज़ का, जब रोज स्पॉट अपीयर हो रहा है, प्लेट्यू अपीयर होता है फीवर का, और उस टाइम पे ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क होता है। ठीक है। अब इसमें क्या मैनेजमेंट है? इसकी मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है। टाइफॉइड फीवर में ना एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंटीबायोटिक और सपोर्टिव केयर। एंटीबायोटिक थेरेपी में जो चॉइस है एंटीबायोटिक की वो डिपेंड करता है लोकल ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न पे, और जो कल्चर की रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है। तो कल्चर ऑब्वियसली करवा के फिर एंटीबायोटिक देना है। तो फर्स्ट लाइन जो है वैसे एंटीबायोटिक में हम देते हैं सेफेलोस्पोरिन्स 3rd जनरेशन, जैसे सेफ्ट्राएक्सोन, और या फिर एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड जो है, ये दिए जाते हैं। रेजिस्टेंट अगर स्ट्रेन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वाला एरिया है, या एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, तो वहाँ पे याद रखें कि कार्बापेनम दिए जाते हैं। कार्बापेनम में बी रिक्वायर्ड। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलोन है जैसे कि हमारा जो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन यंग बच्चों में याद रखें इनको अवॉइड किया जाता है क्योंकि इनके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट कार्टिलेज पे होते हैं। ठीक है, जो हम फार्मा में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब ये हो गई एंटीबायोटिक केयर, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। सपोर्टिव में यही होता है कि हमने हाइड्रेशन बच्चे की जो है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़रूरी है फीवर को मैनेज करने के लिए, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन वगैरह। न्यूट्रिशन जो है ना, हाई कैलोरी ईजिली डाइजेस्टेबल डाइट देनी है। ठीक है, यही इसमें ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे जो उसने बताई है कि क्लोरामफेनिकोल डोज बता दिया 50 to 75 मिलीग्राम के हिसाब से पर केजी पर 24 आवर ओरल देंगे, या 75 मिलीग्राम पर केजी पर आवर IV में देंगे, 4 डिवाइडेड डोजेस में। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल के मैक्सिमम 3 ग्राम दे सकते हैं। 14 से 21 दिन तक ये इसको क्लोरामफेनिकोल देनी है। अब IV वाला ट्रीटमेंट तब देंगे जब बच्चा अगर ओरल नहीं ले पा रहा, तब जो ओरल वो नहीं ले पा रहा तो तब जो है IV में दिया जाएगा। ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल वैसे कह रहा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ब्लड को स्टेरलाइज कर देता है, लेकिन इसमें रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल ना तो प्रिवेंट करता है, ना ही क्रोनिक कैरियर स्टेट को ट्रीट करता है, उसको उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। एमोक्सिसिलिन है 100 मिलीग्राम पर केजी पर 24 आवर पर ओरल, 3 डिवाइडेड डोजेस में, ये भी 14 डेज तक एमोक्सिसिलिन भी दी जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा टाइफॉइड में मैंने आपको बताया फ्लोरोक्विनोलोन, ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन इफेक्टिव है, ये भी 14 दिन तक तकरीबन 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ओरल। सेफ्ट्राएक्सोन 60 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 2 डोजेज में IV, वही 14 दिन, या एजिथ्रोमाइसिन 7 दिन तक 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओरल। सेप्ट्रॉन या फिर इमिपोनम। ठीक है, इमिपेनम। ये डिफरेंट एंटीबायोटिक है, लेकिन जो मेनली है वो फर्स्ट लाइन हमारा 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स ही होते हैं। रेजिस्टेंट केसेस में फिर हम कार्बापेनम यूज़ करते हैं, और फ्लोरोक्विनोलोन वैसे हम बच्चों में अवॉइड करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हुआ टॉपिक कंप्लीट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्नोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10% इसकी हायर है मोर्टेलिटी रेट, 4 to 8% लोगों को रिलैप्स भी हो सकता है, डिजीज़ चली जाएगी दोबारा आएगी। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोलियो माइलाइटिस।